नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर हम उपस्थित हुए यूनियन बजट 2026 के बारे में। जो भी रोचक तत्व हैं, जिनसे जो प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी एमसीक्यू होंगे, उन सभी एमसीक्यू को जो टॉप मोस्ट एमसीक्यू हैं, तो आप सभी इस सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक क्रम से कि आखिर कैसे हमारे इतिहास का विकास होता है और बजट के में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी हैं और कितनी वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सभी एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था? विकल्प है 7 अप्रैल 1858 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, 7 अप्रैल 1860 जेम्स विल्सन के द्वारा, 26 अप्रैल 1947 आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा, या 28 फरवरी 1950 जॉन मथाई के द्वारा। देखिए, दो चीजें पूछा, भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया। दो चीजें हैं कि डेट भी बतानी है, डेट के साथ में किसने पेश किया है उसे भी बताना है। तो इसमें आप सभी को याद क्या रखना है? याद बेटा ये रखना है कि भारत का जो पहला आम बजट है, ये कब प्रस्तुत किया गया था? ये 7 अप्रैल प्रस्तुत किया गया था। और कब? 1860 को। ठीक, 7 अप्रैल 1860 को। किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। मतलब आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जेम्स विल्सन के बारे में बात करते हैं तो ये एक जो है स्टॉक लाइन के अर्थशास्त्री थे। यह बजट ब्रिटिश शास्त्र के दौरान पेश किया गया था और आधुनिक भारतीय बजट प्रणाली की नींव इसी से मानी जाती है। ठीक, जो जेम्स विल्सन है उन्हीं के द्वारा जो है इसकी नींव रखी जाती है, इसलिए इसे याद आपको रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बजट में पहली बार आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? ठीक, जैसे पहले था, पहले इनकम टैक्स की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें आपका लॉर्ड रिपन है, आर के षणमुखम चेट्टी है, जेम्स विल्सन है, या फिर मोरारजी देसाई। तो इसमें भी आपका सही कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पहली बार ब्रिटिश प्रशासन के दौरान ही जो है किसके इनकम टैक्स को आपके बजट में सम्मिलित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने और कब पेश किया? यहाँ पे एक चीज अलग से जोड़ दी गई है। वो क्या जोड़ा गया है? स्वतंत्र भारत जोड़ा गया। अभी जो है हम भारत में पहला बजट प्रस्तुत करवा रहे थे, अब हम स्वतंत्र भारत में पहला बजट प्रस्तुत करवा रहे हैं। किसके द्वारा? जॉन मथाई 28 फरवरी 1950 में, मोरारजी देसाई 26 जनवरी 1950 में, आर षणमुखम चेट्टी 26 नवंबर 1947 को, टी कृष्णाचार्य 1956 में। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट? इसमें आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और ये बजट सबसे खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ आपका 7.5 माह के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और ये पहले वित्त मंत्री के तौर पे भी इनको याद रखा जाता है, आर के षणमुखम चेट्टी को। ठीक है, इसलिए इसे आपको याद रखना, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत जो गणतंत्र भारत है उसका पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? अब गणतंत्र भारत क्या है? गणतंत्र भारत वह भारत है जब आपका संविधान लागू कर दिया जाता है, आपके यहाँ इलेक्शन शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है, आर षण के षणमुखम चेट्टी के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा, या फिर इंदिरा गांधी के द्वारा। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? तो बेटा ये जो है जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्र भारत या गणतंत्र भारत के बाद पहला बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था। किस डेट को प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1950। ठीक, इस डेट को इन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, जो है इसकी वही आपके जो जॉन मथाई साहब है, यही आपके गणतंत्र जो काल है उसके पहले वित्त मंत्री भी बनते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, बजट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पहली बार कब पेश किया गया? 1947 से 48, 1950 से 51, 1950 से 56, 1956 से 66। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखिए पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन हिंदी में भी कब से जोड़ दिया गया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका सी आंसर सही है। 1955 से लेकर 1956 में हिंदी बजट और मतलब अंग्रेजी बजट दोनों में इसे प्रस्तुत करने की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जो हमारा बजट है
इसकी छपाई वर्तमान में कहाँ होती है? ठीक, तो इसमें आपको राष्ट्रपति भवन में होती है, मिंटो रोड सुरक्षा प्रेस में होती है, या नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय में होती है, या फिर संसद भवन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे याद ये रखना है कि ये नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय में इसकी छपाई होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज और खास है, 1950 का जो बजट है वो लीक हो गया था। ठीक, लीक हो जाने के बाद में बजट की छपाई वित्त मंत्रालय में ही दे दी गई और वहीं पे इसकी छपाई होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बजट को शाम से सुबह पेश करने की परंपरा किसने शुरू की? देखिए बेटा, बजट जो है ना, बजट आपको प्रस्तुत जो किया जाता था, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। वहां का जो टाइम जोन है, वहां के टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पे जो है शाम को 5 बजे, मतलब शाम को 5 PM पे इसे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन बाद में क्या है, इसे शाम को अपने यहाँ सुबह जो प्रस्तुत करने की एक परंपरा है, इसे शुरू किया गया। और ये शुरू किसने किया था? तो ये शुरू किया था आपके यशवंत सिन्हा जी ने, मतलब अरुण जेटली हो गए, यशवंत सिन्हा, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम। तो यशवंत सिन्हा ने इसे शुरू किया था। और कब शुरू किया था? तो 1999 में इसे सुबह कितने बजे? तो सुबह 11 AM पे इसे प्रस्तुत करने की परंपरा को स्टार्ट किया था। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 फरवरी बजट पेश करने की शुरुआत किस वर्ष और किस मंत्री ने की? देखिए पहले क्या था, बजट जो प्रस्तुत किया जाता था ये फरवरी के लास्ट में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ है, इसे 1 फरवरी मतलब पहले ही प्रस्तुत करने की बात की जाने लगी, या पहले ही प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये इसकी शुरुआत किस वर्ष और किस मंत्री द्वारा की गई? 2016 में पी चिदम्बरम, 2017 में अरुण जेटली, 2018 में निर्मला सीतारमण, 2019 में अरुण जेटली। किसके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया पहली बार? तो इसे याद क्या रखना है, 2017 में अरुण जेटली जी द्वारा पहली बार क्या है, इसे 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेल बजट एवं आम बजट का विलय किस वर्ष हुआ? ठीक, अब देखिए ये क्या पूछ रहा, कह रहा रेल बजट और आम बजट। पहले क्या होता था, पहले दोनों बजट एक ही में प्रस्तुत होता था जब पहली बार इसे प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि 1924 में क्या होता है, इसे अलग कर दिया जाता है आम बजट से। ठीक, और 1924 से क्या होता है, रेल बजट अलग प्रस्तुत हो जाता है और आम बजट अलग प्रस्तुत होता है। लेकिन फिर से कब विलय हो गया ये पूछा जा रहा है। तो आपका 2014 में, 2016 में, 2017 में, या फिर 2019 में। तो कब से? तो बेटा ये वही ईयर है आपका 2017। 2017 में जो है एक साथ हमें पेश करने की परंपरा को फिर से शुरू किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार भारत का बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई, यशवंत सिन्हा। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया, तो इसमें नाम किसका याद रखना है, मोरारजी देसाई को याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक का 10 बार प्रस्तुत किया है। अगर बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की, तो इन्होंने टोटल 9वां बजट इस बार प्रस्तुत किया है। मतलब अगर अगली बार भी प्रस्तुत करती हैं तब ये उनके बराबर पहुंचेंगे, और इसके बाद एक बार और प्रस्तुत करती हैं तब जाके ये उनसे आगे पहुंचेंगे। तब तक मोरारजी देसाई को ही आपको टिक करना है। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है, प्रतिभा पाटिल है, निर्मला सीतारमण है, या फिर सुषमा स्वराज है? कौन है? देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, भाई पूर्णकालिक की बात कर रहा है। ठीक, अगर कुछ समय की बात करते हैं तो कुछ समय तो आपकी ये इंदिरा गांधी भी थी। ठीक, इंदिरा गांधी ने भी पहली महिला बनती हैं, ये जो है फर्स्ट वुमेन ऐसी होती हैं जिन्होंने क्या करती हैं, अब बजट को प्रस्तुत करती हैं। लेकिन ये पूर्णकालिक नहीं थी। ठीक, पूर्णकालिक कौन है? पूर्णकालिक आपकी निर्मला सीतारमण है। आपका सही सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इन्हें ही टिक करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस बजट को कब पेश किया गया? 2019 में, 2020 में, 2021 में, या फिर 2022 में? कब प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये बेटा 2021 में कोरोना का समय, जो कोरोना महामारी थी उसी के दौरान पेपरलेस बजट पूरा प्रस्तुत किया गया था। और इसे पढ़ा आईपैड के द्वारा गया था, आईपैड से पढ़ के सुनाया गया था। ठीक, इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, नया आयकर अधिनियम 2025। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है।
किस वर्ष से प्रभावी होगा। अभी हाल ही में जब बजट प्रस्तुत किया गया उसी के साथ में नया आयकर अधिनियम 2025 भी लागू करने की बात की गई। इसे लागू करने की डेट भी इसी में मेंशन कर दिया गया और डेट को मेंशन क्या किया गया है, देखिए 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2026, 1 जनवरी 2026 या 1 जुलाई 2026। तो इसका बी आंसर सही 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। ये आयकर अधिनियम जगह किसकी लेगा, तो ये आयकर अधिनियम 1961 का जो अधिनियम बनाया गया है उसकी जगह पे आएगा कौन सा, 2025। ठीक, और यह एक नया कानून है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, नया आयकर अधिनियम 2025 ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया है। देखिए ये प्रश्न अभी हम जस्ट इसके पहले बता चुके हैं, कंपनी अधिनियम 1956 को, आयकर अधिनियम 1922 को, आयकर अधिनियम 1961 को या प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 को। ठीक, तो इसमें सीधा सा स्थान है, आपको पता है, याद हो गया होगा, आयकर अधिनियम 1961 का स्थान इसने लिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क दर को कितना किया गया है। मतलब व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो भी चीजें हैं विदेश से आयात की जाएंगी उनके यहाँ पे शुल्क दर की बात कर रहा है। 20% किया गया है, 15% किया गया है, 12% किया गया है या फिर आपका 10% कर दिया गया है। तो ये घटाकर कितना कर दिया गया है, 10% कर दिया गया है आपका। ठीक, इसे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितनी कैंसर दवाओं पे सीमा शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। देखिए कैंसर दवाएं कहीं ना कहीं एक ऐसी दवाओं में रखा गया है जो दुर्लभकारी होती हैं। ठीक, ऐसी बीमारियां दुर्लभ बीमारियों के अंतर्गत रखा गया है। तो उसमें कितनी दवाएं हैं जिनमें ऐसा किया गया है कि अब सीमा शुल्क लगेगा ही नहीं अगर उनका आयात किया जाता है। तो टोटल इसमें 17 दवाएं ऐसी हैं जो सस्ती हो सकती हैं क्योंकि इन पे इम्पोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये गंभीर बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियों के इलाज को सस्ता करने के लिए, ठीक है, दवाओं की सुलभ पहुंच को उपस्थित करने के लिए इसे लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्लभ लोगों से संबंधित कितनी दवाओं एवं आहार पर शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए वहां पे कैंसर से संबंधित पूछ रहे थे कि कैंसर से संबंधित बीमारियों पे कितने दवाओं पे कर समाप्त किया गया, 17 था। यहाँ पे दुर्लभ बीमारियां हैं, दुर्लभ बीमारियों में जो है कितनी किया गया है, तो इसमें आपको 7 दवाएं ऐसी हैं जिन पे पूरी तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बजट अनुमान ठीक 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। देखिए अब यहाँ पे राजकोषीय घाटे की बात कर रहा है, 4.5%, 4.4%, 4.3%, 4.1%। इसी तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो है अनुमान में कितना जो है घाटा दर्ज कराया गया है, तो 4.3% घाटे को यहाँ पे मेजर किया गया है। सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में जो है राजकोषीय घाटा कितना था। मतलब अब पीछे का पूछ रहा है। अभी जो हम लोगों ने जिक्र किया था, किसका जिक्र किया था कि अब बजट अनुमान 2026-27 के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, और अब ये बता रहा है कि भैया जो पिछला आपने अनुमान लगाया था उसका कितना घाटा आपका रहा है। मतलब आपकी आमदनी कम हुई है और खर्चा ज्यादा हुआ है, तो जो है फिजिकल डिफलेट है वो कितना रहा है उसे यहाँ पे आपको बताना है। तो ये 4.4% रहा है। सी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में ऋण से जीडीपी अनुपात को कितने प्रतिशत तक लाने का अनुपात मतलब अनुमान लगाया गया है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा। देखिए 56.1 दिया गया, 55.8 दिया गया, 55.6 दिया गया है, 55 दिया गया है, तो 55.6 आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये इतने प्रतिशत लाने का अनुमान जो है किया गया है। बाकी होगा कितना ये तो बाद में तय किया जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल अनुमान लगा लिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरकार लक्ष्य ऋण से जीडीपी अनुपात को 50% तक कब तक कम करने का टारगेट रखा है। ये भी क्वेश्चन है। पहले हमने क्या पूछा, जो आपका ऋण से जीडीपी का अनुपात है ना, मतलब
हम लोगों ने जो लोन होता है ना, लोन उधारी बहुत ले रखा है। मतलब अगर देखा जाए भारत सरकार ने इतना उधार ले रखा है कि पूरी जीडीपी का कितना है, 50% से ज्यादा है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वो ये कह रहा है कि भैया कितना है, तो 55% है। मतलब 45% आपकी आमदनी है, ठीक। और बाकी 55% क्या है, आपने उधार ले रखा है पूरी जीडीपी का, ठीक। ये इतना है, मतलब 100 रुपए अगर आपकी जीडीपी का है तो आपने कितना, 55 रुपए उधार ले रखा है, ठीक। तो यही कह रहा है कि भैया ये 50% तक कब लाएंगे, मतलब 5% कम करने में कितना समय लगेगा सरकार को। ये देखिए 2027 से 28 है, 28 से 30, 29 है, 29 से 30 है, 30 से 31 है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, ये टारगेट रख दिया गया है 2030 से 31 तक का, भैया 50% से कम लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आ जाएगा, ठीक। अगर फिर लोन ले लिया, सरकार बदली, फिर सरकार ने लोन लिया अगली योजनाओं को लागू करने के लिए, फिर बढ़ जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नाम मात्र एवं वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई है। दोनों चीजें पूछ रहा है, एक तो नाम मात्र, एक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई है, ठीक। उसको बताना है, नाम मात्र क्या है और आपका जो टारगेटेड है, मतलब जो वास्तविक है, रियल है, ठीक। रियल अराउंड क्या रहेगा, ठीक। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें देखिए नाम मात्र 9%, वास्तविक 6%, नाम मात्र 10%, वास्तविक 6.5%, नाम मात्र 10.5%, वास्तविक लगभग 7%, नाम मात्र 11%, वास्तविक लगभग 7.5%। तो सी आपका सही है, नाम मात्र आपका 10.5 रखा गया है, वास्तविक आपका 7% रखा गया है। ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार गैर ऋण आय, ठीक। मतलब गैर ऋण आय मतलब जो ऋण से आय नहीं हो रही, शुद्ध कर, ठीक, आय एवं कुल व्यय का सही संयोजन क्या है। मतलब तीनों चीजों को आपको इसमें टैकल करना है, बताना है। जैसे गैर ऋण आय क्या है, 35.5 लाख करोड़, शुद्ध कर आय 27.5 लाख करोड़, कुल व्यय 52.5 लाख करोड़, गैर ऋण आय, ठीक। इसी तरह से आपको सबको अनुमान कर देना है, ठीक। तो इसका बेटा मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, इसका गैर ऋण आय जो है 36.5 लाख करोड़ है, शुद्ध कर आय 28.7 लाख करोड़ है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कुल व्यय की, तो ये 53.5 लाख करोड़ रुपए है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपको याद कर लेना है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026 किन 3 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है, ठीक। कौन कौन से 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औद्योगिक विकास, रक्षा सशक्तिकरण या राजस्व वृद्धि, आर्थिक विकास, नागरिक की आकांक्षाएं, समावेशी विकास, ठीक, या फिर कृषि सुधार, निजीकरण, निर्यात वृद्धि, या फिर कर सुधार, विनिवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो इसमें से कौन सा है जिसमें ऐसा टारगेट रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका बी हो जाएगा, आर्थिक विकास, नागरिकों की आकांक्षाएं एवं समावेशी विकास, ठीक। ये आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। भैया किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया था, वो भी पूछ लिया है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113। तो देखिए बेटा, यहाँ पे याद क्या रखना, जो आपका ये है, ये प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल संख्या 112 के तहत, ठीक। और उसमें जो भारत का ये संविधान का अनुच्छेद है 112, इसमें ये नहीं कहा जाता बजट, इसमें कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये कब प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय बजट है ना, केंद्रीय बजट के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। वार्षिक वित्तीय विवरण, वहां पे बजट नहीं मिलेगा, वहां पे वार्षिक वित्तीय विवरण ही मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने और किस तिथि को प्रस्तुत किया, ठीक। जो 26-27 का बजट है, किसने और किस तिथि को प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। अरुण जेटली 1 फरवरी 2017, ठीक। निर्मला सीतारमण, ये तो क्वेश्चन आपको गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026, सी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर। और इस दिन कौन था, इस दिन भैया संडे था, रविवार था, और रविवार को ये बजट पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2026 में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्गत किस तकनीक के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए, सौर ऊर्जा भंडार के लिए। तो भैया किसके लिए किया गया है? तो इसमें जो सही आंसर है, सी आंसर सही है कि जो कार्बन कैप्चर है, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए, इनके लिए जो है 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये भी है, जो औद्योगिक गतिविधियां होती है ना, उनसे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको पकड़कर कहीं ना कहीं सुरक्षित भंडारण कर देना, ठीक, जिससे उत्सर्जन कम होगा, जलवायु लक्ष्यों को जो एसडीजी गोल्स वगैरह हैं उनको प्राप्त करने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक, तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले चलते हैं। अगला बेटा हमारा प्रश्न है शहरी आर्थिक क्षेत्र सीईआर के विकास हेतु प्राप्त सीईआर राशि का कितना प्रावधान किया गया है? 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो कितना प्रावधान किया गया है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है शहरी विकास क्षेत्र के लिए। तो शहरी विकास जो क्षेत्र है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको पता ही है सीईआर कहा जाता है। ठीक, इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया जाता है। सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इसमें रोजगार भी देंगे, ठीक, नई आर्थिक गतिविधियां भी बनाएंगे, बुनियादी ढांचा को भी सुदृढ़ करेंगे, वो सभी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शहरी आर्थिक क्षेत्र सीईआर विकास के लिए किस प्रकार की जो है कार्यान्वयन प्रणाली को अपनाया जाएगा? मतलब कैसी प्रणाली को अपनाएंगे? ठीक, प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली को, निजी निवेश आधारित मॉडल को, परिणाम आधारित चुनौती तंत्र को, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर। ठीक, तो किसके आधार पर? तो परिणाम आधारित, मतलब रिजल्ट के आधार पे है, आउटकम बेस पे रहेगा कि भैया कौन सा आउटकम प्राप्त हो रहा है, उसके बेसिस पे ये पैसा आपको दिया जाएगा। तो आपका सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, मतलब अगर वित्तीय सहायता तभी मिलेगी जब आप प्रदर्शन करेंगे, जब आप उस चीज का आउटकम कोई दिखाएंगे तभी। ठीक, अगर आउटकम नहीं मिल रहा तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक, ये चीज यहाँ पे की गई। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बजट 2026 में प्रस्तावित किया गया है? ठीक, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बजट के में पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉरिडोर लगभग प्रस्तावित किए गए हैं। तो उसमें से पहला कॉरिडोर की बात हम कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, कौन कौन सा है? तो इसमें देखिए आपको ये याद रखना है कि ये मुंबई और पुणे, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, जहाँ पे मुंबई और पुणे को एक हाई स्पीड रेल के द्वारा जोड़ा जाएगा। क्लियर? ठीक, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला भी इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है कि बजट 2026 के दौरान हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर भारत में, ठीक, ये कहाँ का है? ये उत्तर भारत में और पूर्वी भारत, दो जो छोर हैं आपका, उत्तर भारत हो गया और पूर्वी भारत जो सेवन सिस्टर्स वगैरह हैं, उनको जोड़ने के लिए कौन सा कॉरिडोर की शुरुआत की गई है? ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेटा इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद ये रखना, देखिए ऑप्शन दिल्ली वाराणसी है, पुणे हैदराबाद है, हैदराबाद बेंगलुरु है, चेन्नई में बेंगलुरु है। अब देखिए ऑप्शन अगर बात करेंगे तो भैया पूर्वी भारत का तो यहाँ पे कुछ दिखाया ही नहीं गया। पूर्वी भारत का कौन सा ले सकते हैं? वाराणसी ही ले सकते हैं। ठीक, बाकी तो पूर्वी भारत में हम उतना बात नहीं करेंगे। तो इसका ए आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है वाराणसी से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किस क्षेत्रीय उद्देश्य को मजबूत करेगा? ठीक, वाराणसी से सिलीगुड़ी को जोड़ रहे हैं केवल पर्यटन को, सीमावर्ती एवं पूर्वोत्तर संपर्क को, समुद्री व्यापार को, औद्योगिक निर्यात को। तो बेटा यहाँ पे किसको किसको जोड़ेगा? तो यहाँ पे आपको जोड़ेगा सीमावर्ती एवं पूर्वोत्तर संपर्क को जोड़ेगा। ठीक, इसीलिए ये देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने बोला था ना पूर्वी उत्तर भारत को जोड़ने के लिए कार्यक्रम, तो ये वही से संबंधित हो जाता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बजट 2026 के अनुसार कितने वर्षों में कितने स्तंभ स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है? मतलब स्वास्थ्य पेशेवरों को, ठीक, मतलब एक तरह से डॉक्टरों की भर्ती का लक्ष्य कितना रखा गया है 2026 में? ठीक, 3 वर्ष में 50,000, 5 वर्ष में 75,000, 5 वर्ष में 1 लाख, 10 वर्ष में 1.5 लाख। तो बेटा इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद ये रखना है कि बेटा 5 वर्ष में 1 लाख जो है डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। ठीक, इसमें लैब टेक्नीशियन भी शामिल है, फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल है, रेडियोग्राफर भी शामिल है। ठीक, वो सभी इसमें
सम्मिलित होंगे। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र में कितने से अधिक पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000। अभी हम लोगों ने वहाँ जनरल देखा था, ये एक स्पेशल है पशु पालन एवं पशु चिकित्सा के लिए। इसमें कितने रखा गया है? तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है आपका 20,000 प्लस। ठीक, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, 20,000 प्लस पेशेवरों का यहाँ पे भर्ती की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जुड़ा जाएगा। ठीक, और इसके साथ में जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, डेयरी क्षेत्र है, पशु स्वास्थ्य है, उन सभी चीजों में इसे हम जो है जोड़कर ही पढ़ेंगे। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बजट 2026 में किस राष्ट्रीय खेल पहल का शुभारंभ किया गया? फिट इंडिया अभियान, राष्ट्रीय खेल नीति, खेलो इंडिया मिशन या फिर टारगेटेड ओलंपिक पोडियम योजना। तो किसका जो है शुरुआत की गई है यहाँ पे खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है 2026 के बजट में। इसका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, प्रशिक्षण देना एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने जलाशयों, अमृत सरोवर को एकीकृत विकास के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है? ठीक, देखिए यहाँ पे जलाशय एवं अमृत सरोवर, ठीक, अमृत योजना आपने सुनी होगी, जो शहरों में जल का संचरण या जल को रिसाव के लिए उनका पुनर्भरण करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक, तो अमृत सरोवर हो या फिर जलाशय हो, दोनों को कितने टारगेट रखा गया है? इसमें आपका 250, 500, 750, 1,000। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 500 आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ेगा? दिल्ली से मुंबई, डाकुनी पूर्व से सूरत पश्चिम, चेन्नई से बेंगलुरु, कोलकाता से हैदराबाद। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये सिंपली और सिंपली आपका माल ढुलाई से संबंधित है। माल ढुलाई के लिए आप कहाँ कहाँ पे है? तो ठीक है, ये जो है ये आपका डकुनी पूर्व से लेकर सूरत पश्चिम को जोड़ेगा। ठीक, ये डेडिकेटेड है, ठीक, इसी के लिए। ठीक, कि आपका ये निर्माण हो जाएगा और माल ढुलाई में को आसान बनाएगा लॉजिस्टिक के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? ठीक, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये तो सबको ही पता है। ठीक, तो इसमें वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक बजट को दिया गया है। ठीक, अब बजट कितना है? तो बजट की जो वैल्यू है 19,72,509.48 करोड़। ठीक, ये आपका इनको बजट का आवंटन किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक, देखिए दो तीन चीजें ही, सबसे ज्यादा किसको दिया गया? रक्षा बजट को कितना दिया गया है, और इसके अलावा एक दो और हैं, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक, रक्षा मंत्रालय को ये कितना दिया गया? रक्षा मंत्रालय को सीधा आप याद करिए 7,84,678। ठीक, 7,84,678 ये दिया गया है किसको? ये आपके रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, ठीक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2026-27 में कितनी राशि मिली है? ठीक, इस राशि की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा सी आंसर 30,908.75। ठीक, आपका सी आंसर जो है ये आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय बजट के अंतर्गत गृह मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो देखिए बेटा, गृह मंत्रालय को जो दिया गया है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 255,233। ठीक, 255,233 ये गृह मंत्रालय को बजट सौंपा गया है। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले का बजट आवंटन कितना है। ठीक, तो इसमें किसे याद रखना है, इसमें भी आपको वही याद रखना है, सी आंसर। ठीक, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, 2,39,521.37 करोड़ रुपया आपको उपभोक्ता मंत्रालय को सौंपा गया है। वहीं पे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कितनी राशि दी गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय को जरूरी है, इसे याद ही रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो इसको जो सौंपा गया बजट है ये कितना है, इसका भी सी आंसर सही है, 1,97,023.14 करोड़ रुपए। ठीक, ये आपका इसको सौंपा गया है। इसके साथ में अगले चलते हैं, तो आगे आपका कौन सा आ जाता है, आगे आपका आ गया है उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को बजट आवंटन कितनी राशि दी गई है। ये आपका भी सी आंसर सही हो जाएगा, इसमें भी सी आंसर सही, 1,77,061.47 बजट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये बजट आवंटन पे है कि कितना बजट दिया गया है, उनको आप एक बार नजर में रखिएगा। अगला क्वेश्चन किसके लिए कह रहा है, ये संचार मंत्रालय के लिए कह रहा है कि संचार मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 102, ठीक, 267.02। ठीक, बी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को बजट 2026-27 में कितनी राशि मिली है। ठीक, अब देखिए किसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसका आपका सी आंसर सही है। ठीक, 1,40,528 करोड़ रुपए। ठीक, ये आपका कृषि एवं कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया है। ठीक, अच्छा बात जैसे इतनी सारी हो गई तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की, तो शिक्षा मंत्रालय को कितना बजट सौंपा गया, किसी को याद है, तो याद कर लीजिएगा शिक्षा मंत्रालय को भैया कितना बजट दिया गया है। इसका सही आंसर भी आपका सी है, 1,39,289.48 करोड़ रुपए। ठीक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, अब देखिए इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने वित्त मंत्रालय को बताया, रक्षा मंत्रालय को बताया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को बताया, ठीक, गृह मंत्रालय को बताया, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक विस्तार मंत्रालय को बताया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय को बताया, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को बताया है, संचार मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, इन चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बात कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ठीक, कि क्वेश्चन हमारे कौन से हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में लॉजिस्टिक के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये योजनाएं आपको याद भी रखनी है अच्छी तरह से। ठीक, तो कौन सी योजना है जो कि लॉजिस्टिक से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो सही आंसर है ये कंटेनर, ठीक, विनिर्माण योजना है कि मतलब कंटेनर का हम निर्माण करेंगे, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बी आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बजट 2026-27 के अनुसार कितने हाई स्पीड कॉरिडोर का विकास करने की बात की गई है। ठीक, तो कितने कॉरिडोर की बात की गई आगे अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो टोटल 7 कॉरिडोर ऐसे हैं जो हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में रहेंगे। ठीक, अब इनमें अगर बात करते हैं तो मुंबई पुणे हो गया, पुणे हैदराबाद हो गया, हैदराबाद बेंगलोर हो गया, हैदराबाद चेन्नई हो गया, चेन्नई बेंगलोर हो गया, दिल्ली वाराणसी हो गया, वाराणसी सिलीगुड़ी हो गया। ठीक, ये सभी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना रहा है। ठीक, तो केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय भी आपको एक डिजिट में याद रखना है कितना रहा है। तो बी आंसर सही है, 53,47,315 करोड़। ठीक, ये अनुमानित व्यय रहा है। क्लियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन जो अभी आपका चल रहा था, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। वैसे जल जीवन मिशन को तो 2023 टारगेट रखा गया था कि 23 में समाप्त कर दिया जाएगा, 24 में, लेकिन अभी शायद पूरा नहीं हुआ है। उसमें कितनी राशि और आवंटित कर दी गई है, तो इसमें 67,670 करोड़ रुपए और आवंटित कर दिया गया। बी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को कुल कितनी राशि पेंशन सहित, यहाँ पे पेंशन सहित की बात करें, आवंटित की गई है। ठीक,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 7,84,678 करोड़ रुपए इसमें पेंशन सहित जो है शामिल किया गया है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना में किस व्यापक मिशन के साथ जोड़ा गया है? ठीक, उसे एक अन्य जो आपका मनरेगा था, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, उसे अब देखिए समर्थ 2.0 मिशन, विश्वकर्मा मिशन, अवसंरचना मिशन या फिर डिजिटल इंडिया मिशन, तो इसे विश्वकर्मा मिशन के साथ में जोड़ दिया गया है या लिंक कर दिया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं या पारंपरिक जो कौशल आधारित जीवन आजीविका है, उनको भी आजीविका प्राप्त हो सके। ठीक, क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने नए जलमार्ग बनाने की योजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 आंसर इसका सही हो जाएगा। 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। ठीक, अभी जैसे आप जानते हैं प्रयाग टू हल्दिया जो है सबसे बड़ा जो आपका जलमार्ग माना जाता है, लेकिन अभी 20 और बनाए जाएंगे। ठीक, ताकि जो है हमारा लॉजिस्टिक और मजबूत हो सके, ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा हो सके। क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किससे संबंधित है? कृषि एवं डेयरी से, संरचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक विरासत से, नवीकरणीय ऊर्जा से, समुद्री संसाधन से। तो ये भैया ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? ये रचनात्मक उद्योग एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। ठीक, इससे जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि ताकि जो सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है ना, उसे भी बढ़ावा दिया जा सके। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिला उद्यमियों को उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में किस नई पहल को शुरुआत किया गया है? इस पहल को, ये इम्पोर्टेंट पहल है, इसे जरूर याद रखिएगा। महिला बाजार, नारी शक्ति केंद्र, सी मार्ट्स या फिर उद्यम सखी। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। उद्यम मतलब सी मार्ट आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किस राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका है देखिए, युवा भारत बजट संवाद, मेरा भारत बजट क्वेस्ट 2026 या फिर विकसित भारत प्रश्नोत्तरी या फिर डिजिटल बजट पाठशाला। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर सही, मेरा भारत बजट क्वेस्ट 2026, इसको जो है शुरुआत किया गया है। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है क्वेश्चन हमारा जो है ये आज का क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आपको कैसे देना, उत्तर आपको देना है। इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में के अनुसार, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ठीक, क्लियर। 1.0 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ या फिर 1.6 लाख करोड़। ठीक, जो 16वां वित्त आयोग है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे ये सहायता देने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, इस क्वेश्चन को हमें कमेंट करके बताना है क्या आपका सही है। फिर हम लोग नेक्स्ट जब हम करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे उसमें इसका आंसर देंगे, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी जो अन्य जीएस के सब्जेक्ट हैं वो आपको डेली टू डेली मिल ही रहे हैं। करंट अफेयर्स स्पेशल रहता है तो संडे टू संडे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।